अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपना करम रखे, आमीन। स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पहले 7 क्वेश्चंस किए थे यूनिट नंबर 4 के, ठीक है, शॉर्ट के। आज बच्चों हम जो है वो 4.8 से आगाज़ कर रहे हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि 4.8 जो है क्वेश्चन लिखा है, डिफ़ाइन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी से क्या मुराद है, ठीक है बच्चों। और इसके बारे में ज़रा थोड़ी डिटेल बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों सेंटर ऑफ मास की अगर बात करें तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे किसी भी सिस्टम को मूव करवाया जाए फोर्स के अंदर, लेकिन वो जो सिस्टम है ना वो रोटेशन प्रोड्यूस ना करे। कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज़ अ सच पॉइंट वेयर अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव। कि अप्लाइड फोर्स सिस्टम को मूव तो करवाए विदाउट रोटेशन के बगैर। अब इससे क्या मुराद है बच्चों? इससे मुराद है कि अर्थ वगैरह देखा है आपने कि जब वो सन के ऑर्बिट के अराउंड मूव भी करती है, ठीक है, प्लस अपने जो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन की जाने में बच्चों रोटेट भी करते हैं, इसको स्पिन कहते हैं। या फॉर एग्जांपल दूसरी मिसाल जो हम बच्चों रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, टॉप या जिसको लट्टू कहते हैं, ठीक है। लट्टू वगैरह को जब घुमाते हैं, ठीक है, लट्टू एक तो सर्कल में भी मूव करता है प्लस अपने रोटेशन की जाने भी मूव करता है। तो बच्चों ऐसा मोशन जो कि रोटेशन ना करे लेकिन मूव करे बॉडी, ठीक है, फोर्स की वजह से, तो वो सेंटर ऑफ मास है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या मुराद है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सिस्टम इज़ दैट पॉइंट, वो ऐसा पॉइंट होता है वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर टू बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। के वेट ऑफ द सिस्टम जो है वो तमाम का तमाम जब किसी बॉडी के ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड लगे, ठीक है बच्चों, तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। उसके बाद 4.9 देखें कि व्हाट आर द 2 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। के बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉडी से क्या मुराद है, ठीक है। डिस्कसिंग द टॉयज एंड रेसिंग कार, जो बेसिक टॉयज और रेसिंग कार्स है इसकी डिज़ाइनिंग को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो 2 प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी यार। स्टेबिलिटी के 2 प्रिंसिपल बच्चों ये हैं। नंबर 1 क्या है आपके पास? लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज स्टेबिलिटी। के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अगर लो करवा दिया जाए तो इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। नंबर 2 अ वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज स्टेबिलिटी। कि अगर उसकी सपोर्ट को वाइड कर दिया जाए, चौड़ी कर दिया जाए, तब भी बॉडी क्या होती है? स्टेबल हो जाती है। उसके बाद 4.10 बच्चों देखो, हाउ कैन यू प्रूव दैट सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। के हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है? बच्चों परपेंडिकुलर क्या होता है? जो 90 का एंगल बनाए, ठीक है। जैसे आपने ट्रायंगल देखा हो, ठीक है, जब आप ट्रायंगल वगैरह ड्रॉ करते हो तो एक साइड पर ऐसे 90 का एंगल बनता है। वो जो 90 का एंगल जिस साइड पर बनता है दैट इज़ कॉल्ड द परपेंडिकुलर। तो एक सर्कल है, उस सर्कल के ऊपर बच्चों एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कैसे, अभी इसकी बात करते हैं। कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा वेलोसिटी के बच्चों परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, बिकॉज इट पॉइंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द सर्कल की जानिब होता है, ठीक है, या जिसको कहते हैं रेडियल डायरेक्शन में, क्योंकि ये रेडियस होता है, आपको पता है सर्कल का 1/4 रेडियस, हाफ डायामीटर, ठीक है। और उसके अलावा जो अपना रेडियस को कट करिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जिस पॉइंट पी है परपेंडिकुलर के ऊपर, ठीक है। वाइल वेलोसिटी इज टेंजेंट टू सर्कल, जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट कर रही है सर्कल के साथ। टेंजेंट से मुराद है सर्कल को जो पॉइंट टच करके जाता है। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन। क्या बच्चों, अब कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन की चूँकि बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, अ कार ट्रैवल एट द सेम स्पीड अराउंड 2 कर्व विद डिफरेंट रेडियाई। के 2 कर्व के अंदर अपना अंदर एक जो है वो 2 कर्व के बीच में डिफरेंट रेडियाई के साथ कोई भी कार मूव कर रही है। फॉर विच रेडियस द कार एक्सपीरियंस मोर सेंट्रीपिटल फोर्स। किस रेडियस के ऊपर जो कार है वो ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स को है वो महसूस करेगी। द कार मूव ऑन द सर्कुलर पाथ, कर्व पाथ। जो कार है वो कर्व पाथ पर मूव करेगी। विद द स्मॉलर रेडियस, छोटे रेडियस वाला वो ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है Fc = mv²/r, जो कि ये फार्मूला बच्चों हमें बताता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और जो रेडियस है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है अपना जो क्वांटिटीज़ हैं वो कौन सा रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन? कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो इन्वर्स में दूसरी डिक्रीज़ करेगी, और अगर इन्वर्स में एक क्वांटिटी इंक्रीज़ करी है तो दूसरी क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। तो फ्रॉम दिस फार्मूला, इस फार्मूला से इट इज़ क्लियर दैट, ये क्लियर है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। के सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है,
इट्स मीन दैट कि अगर रेडियस डिक्रीज़ करता है सेंटीपिटल फोर्स इंक्रीज़ करेगी, या रेडियस इंक्रीज़ करता है तो सेंटीपिटल फोर्स क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज़ करेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, कह रहा है जी राइप मैंगो डज नॉट नॉर्मली फॉल, के राइप मैंगो फॉल नहीं कर रहा फ्रॉम द ट्री, दरख्त से, बट वैन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री शेकन, जब उसकी ब्रांचेस को हिलाया जाता है द मैंगो फॉल इजीली, मैंगो इजीली फॉल कर जाता है। कैन यू टेल द रीज़न, क्या आप रीज़न बता सकते हैं? बिल्कुल बताते हैं अभी। अ मैंगो डज नॉट फॉल नॉर्मली, मैंगो नॉर्मली फॉल नहीं करता फ्रॉम द ट्री बिकॉज, दरख्त से, क्योंकि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम की हालत में। अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन फोर्स हर चीज़ क्या होती है, ज़ीरो होती है, कंजर्व होती है, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। जब हम बच्चों इसको शेक करते हैं ब्रांच को, तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं और इनर्शिया जो है वो अपना मैंगो को डिटैच कर देता है ट्री से, जो कि ग्राउंड पर फॉल कर जाता है। इसके बाद बच्चों जो तीसरा शॉर्ट है वो कंस्ट्रक्टिव का है, वो है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, के स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें प्लस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस करें, ठीक है, इन द रिलेशन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिलेशन के साथ। टपलिंग ओवर प्रोवाइड एन एग्जांपल, टपल से मुराद है कि वो गिरता है, यहाँ अनस्टेबल होता है। प्रोवाइड एन एग्जांपल, एक एग्जांपल के साथ। वेयर एन ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी अफेक्ट स्टेबिलिटी, के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट करता है। एंड एक्सप्लेन हाउ आल्टरिंग इट्स बेस, कि उसके अगर बेस को आल्टर किया जाए, बेहतर बनाया जाए, और सपोर्ट कैन इन्फ्लुएंस स्टेबिलिटी, वो स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, बेहतर बनाता है। तो स्टेबिलिटी डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, के स्टेबिलिटी इस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1, मिसाल के तौर पे अ टाल नैरो ऑब्जेक्ट इज़ लेस स्टेबल, के टाल नैरो ऑब्जेक्ट कम स्टेबल होगा, बिकॉज क्योंकि इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ हायर, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर होगी। मेक इट ईजियर टू टपल, वो ईजिली टपल कर जाएगा, गिर जाएगा। तो आपको पता है कि जितनी ज़्यादा लंबी चीज़ होगी उतनी ज़्यादा वो अनस्टेबल होती है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अनस्टेबल होता है, ज़मीन से जितनी दूर होता है वो उतनी ज़्यादा वो अनस्टेबल होती है, वो गिरने के उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसकी जो है वो अपना स्टेबिलिटी को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा, तो इम्प्रूविंग स्टेबिलिटी का पॉइंट है यहाँ पर कि लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो करने से, और वाइडनिंग द बेस ऑफ सपोर्ट, के बेस ऑफ सपोर्ट को वाइड करने से। फॉर एग्जांपल रेसिंग कार विदाउट लोअरिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर वाइडर बेसिस, के रेसिंग कार वगैरह के सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने देखा नहीं, वो ज़मीन के बिल्कुल साथ जुड़ी होती है और उनकी जो बेस होती है वाइडर होती है। कैन इम्प्रूव स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करवाया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों के, वाई एन एक्सेलरेटेड बॉडी कैन नॉट बी कंसीडर इन इक्विलिब्रियम, कि एक्सेलरेटेड बॉडी को इक्विलिब्रियम में कंसीडर क्यों नहीं किया जाता। एन एक्सेलरेटेड बॉडी कैन नॉट बी कंसीडर इन इक्विलिब्रियम, कि एक्सेलरेटेड बॉडी को कभी भी इक्विलिब्रियम में कंसीडर नहीं किया जाता, बिकॉज इक्विलिब्रियम रिक्वायर्ड बोथ नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क टू बी ज़ीरो, को इक्विलिब्रियम की ये शर्त है कि नेट फोर्स प्लस नेट टॉर्क क्या है बच्चों, वो ज़ीरो, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो एक्सेलरेशन के दौरान पॉसिबल नहीं होता। इसके बाद बच्चों 2 बॉक्सेस ऑफ द सेम वेट बट डिफरेंट हाइट्स, 2 बॉक्सेस हैं सेम वेट के लेकिन उनकी हाइट डिफरेंट है। आर लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रक, के वो ट्रक के फ्लोर के ऊपर पड़े हैं। इफ़ द ट्रक मेक अ सडन स्टॉप, के वो ट्रक यकदम रुकेगा। विच बॉक्स इज मोरली लाइक टू टम्बल ओवर, वाई, कौन सा बॉक्स जल्दी गिरेगा और क्यों गिरेगा। द टालर बॉक्स इज़ मोर लाइक टू टम्बल, मैं अभी आपको बता कहता हूँ कि चीज़ जितनी लंबी होगी वो उतनी ही चांसेस उसके गिरने के ज़्यादा होते हैं, टम्बल होने के ज़्यादा होते हैं। यहाँ अगर जो बॉक्स टालर होगा वो जल्दी टम्बल करेगा, बिकॉज क्योंकि इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, हायर होगी। जैसे बड़ी गाड़ियाँ, जैसे बड़े ट्रक हैं, बसेज हैं, या छोटी गाड़ियाँ जैसे मेहरान वगैरह हो गई, या होंडा सिविक वगैरह हो गई, ठीक है बच्चों, ये ज़्यादा स्टेबल होती हैं, बड़े ट्रक अनस्टेबल होते हैं। ये अगर आप देखें ना कि ये बड़ी मोड़ से अगर इनको जल्दी मोड़ा जाए तो ये गिरने के इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ज़्यादा हाई होती है, ज़मीन से ज़्यादा दूर होती है। मेक इट लेस स्टेबल, तो इस तरह बॉक्स भी वो लेस स्टेबल होगा, ठीक है। व्हेन द ट्रक स्टॉप सडनली, जब ट्रक सडनली स्टॉप करेगा। जो हमारे पास स्टार्ट होते हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। तो पहला कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाया था, ये वो बनता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, मोमेंट के प्रिंसिपल से क्या मुराद है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वाला टॉपिक है, हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। क्या बॉडी इज़ बैलेंस्ड इफ़ द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कि कोई भी बॉडी बैलेंस उस वक्त होती है जब क्लॉकवाइज टॉर्क मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, इन दोनों का सम क्या हो, बराबर हो। जैसा कि बच्चों आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, कि ये एक पिवट पॉइंट है, ठीक है, एक बैलेंसिंग पॉइंट है, जहाँ से
एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पर वेट कुछ पड़े हैं, ठीक है, W1 W2 W3, ठीक है, इनकी लेंथ L1, ठीक है, L2 और L3, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट के ऊपर पड़े हुए हैं। तो बैलेंसिंग अ मीटर रूल ऑन अ वेज के किसी मीटर रूल को वेज के ऊपर बैलेंस कर दें एंड इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी सच दैट द रूल स्टे हॉरिजॉन्टली, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ऐसे कर दें कि जो रूल है वो हॉरिजॉन्टली स्टे करे। सस्पेंड टू वेट W1 और W2 ऑन वन साइड, W1 W2 एक साइड पर कर दें एंड वन साइड के ऊपर जो है मीटर रूल की डिस्टेंस L1 और L2 से एंड द थर्ड वेट W3 अदर साइड के ऊपर, और डिस्टेंस उसका L3 होगा, जैसे पीछे डायग्राम में मैं आपको डिस्कस करके आया हूँ। अनटिल द रूल इज़ अगेन बैलेंस्ड, के रूल को दोबारा बैलेंस करें। द वेट W1 एंड W2 टेंड टू रोटेट द रोड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि जो वेट W1 W2 है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे एंड द वेट W3 टेंड टू रोटेट इन इट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, के W2 जो है वो W3 जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे। द वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ वेट आर W1 मल्टीप्लाई बाई L1, जो उनकी वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ द वेट होगी वो होगी W1 इंटू L1, W2 इंटू L2 एंड W3 इंटू L3। वेयर द रोड है, ठीक है, वो बैलेंस होगा। कब बैलेंस होगा बच्चों? तब बैलेंस होगा कि द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट, जो कि W1 मल्टीप्लाई बाई L1 प्लस W2 मल्टीप्लाई बाई L2। ये इसलिए लिया क्योंकि दो एक साइड के ऊपर हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ऊपर है, जबकि W3 मल्टीप्लाई बाई L3 ये दूसरी साइड पर है। दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट विच इज स्टेटेड, कि ये प्रिंसिपल मूवमेंट कहलाता है, जो कि हम स्टेटमेंट इसकी देती हैं कि वैन ना बॉडी इज़ बैलेंस पोजीशन, के जब कोई बॉडी इज़ इन बैलेंस पोजीशन में होती है। द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट दैट पॉइंट, के सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट उसी पॉइंट के ऊपर क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है जी, हाउ कैन यू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ लैमिनल, ठीक है, लैमिनल की मदद से हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये जो 13 क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था ये हम जो है वो प्लम लाइन वाला टॉपिक नहीं करेंगे, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर प्लेन लैमिना जो है इसकी बात करेंगे, हम इसको ही डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर शेप प्लेन लैमिना, ठीक है। तो फॉर एन इरेगुलर शेप प्लेन लैमिना, इरेगुलर शेप लैमिना की अगर बात की जाए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी फाउंड बाय सस्पेंडिंग इट फ्रीली थ्रू डिफरेंट पॉइंट, इसको डिफरेंट पॉइंट से आप फ्रीली कर सकते हैं, ठीक है, इरेगुलर प्लेन लैमिना को छोड़ के, ठीक है। ईच टाइम द ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन द वर्टिकल लाइन, वर्टिकल ये आपको पता है, मैंने आपको बताया था जो वाई डायरेक्शन हो वर्टिकल होती है, जो एक्स डायरेक्शन हो वो हॉरिजॉन्टली होती है। तो हर मर्तबा जिस मर्जी पॉइंट से आप इसको पकड़ेंगे, हर मर्तबा जो उसकी डायरेक्शन बनेगी बच्चों वो वर्टिकली लाइन बनेगी, ठीक है। ड्रान फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन पॉइंट से ड्रान करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्लम लाइन की मदद से। द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ एट द पॉइंट वेयर टू लाइन क्रॉस ईच अदर, के दो लाइनें जहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन साइड और आउटसाइड ऑफ बॉडी इज़ द केस ऑफ कप, वो केस ऑफ कप की भी बात करेंगे। तो चलो बच्चों यहाँ पर अगर प्लम लाइन की बात है तो प्लम लाइन का भी एक मरतबा रिव्यू कर लेते हैं कि प्लम लाइन कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब, एक स्मॉल मेटल बॉब होता है या लेड और ब्रास का बना होता है, सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग की मदद से फेंका जाता है नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, ड्यू टू विच द स्ट्रिंग हैंड वर्टिकली, वो वर्टिकली बच्चों ठीक है वो नीचे आ जाता है। इन द स्टेट ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की स्टेट में बॉब इज एक्चुअली बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, कि वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन की जानिब जो है वो बोर्ड जो है बॉब जो है वो लटकी हालत में आ जाता है। बच्चों अगर उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कॉम्प्रिहेंसिव है वो कहता है जी, स्टेट एंड एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वाला जो क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर नोट लिखें। तो देयर आर 2 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बच्चों 2 तरह की होती हैं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में फर्स्ट कंडीशन को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ओनली इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज़ इक्वल टू 0, के अगर उसके तमाम के तमाम फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो 0 हो जाए तो बच्चों ये समीशन एफ इज़ इक्वल टू 0। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो आप डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों
कि एक आदमी है वो अगर किसी अपना आप खड़ा है ज़मीन के ऊपर, ठीक है, तो ग्रेविटी उसको नीचे की जानिब खींच रही है जबकि नॉर्मल फोर्स उसको ऊपर की जानिब खींच रहा है और वो स्टेशनरी हालत में खड़ा है। तो इसका मतलब नेट फोर्स और सॉरी नॉर्मल फोर्स या जो वेट ऑफ द बॉडी है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो बच्चों जो नेट फोर्स है वो इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इज इक्वल टू एम ए है। इफ़ आ बॉडी इज़ इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में मौजूद है, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो, ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। देयर फॉर नेट फोर्स एफ शुड बी ज़ीरो, तो नेट फोर्स भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। इट्स मीन द समीशन ऑफ एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बच्चों मैथमेटिकल फॉर्म है। लेट द फोर्स F1, F2, F3 अप टू सोन F1 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी कि F1, F2, F3, F4, F5 अप टू सोन Fn जो है वो लेट कर लेते हैं कि वो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। तो फोर्स को छोटे कंपोनेंट में तोड़ लिया, जैसे हम कहते हैं जी 5 + 5 इज इक्वल टू 10 या 1 + 2 + 3 + 5 + 4 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसका मतलब हमने फोर्स को भी F1, F2, F3 में तोड़ लिया। इट्स मीन दैट F1 + F2 + F3 अप टू सोन + Fn नंबर ऑफ फोर्सेज जितनी भी होंगी, 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 1000 हो सकती हैं, वो जितनी मर्जी हो, तमाम का तमाम सम इज इक्वल टू ज़ीरो। वेयर एन बी द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी के वो जो एक्ट कर रही हैं फोर्सेज एन वो कोई भी हो सकती हैं। इट्स मीन दैट F1, F2, F3 इनका सम Fn इज इक्वल टू समीशन ऑफ F, तो सम ऑफ F इज इक्वल टू ज़ीरो। वेयर दिस इज़ अ ग्रीक लेटर समीशन विच इज़ यूज फॉर समीशन सम एंड नेम सिग्मा, इसको सिग्मा भी कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ एक्स वाई, अगर एक्स वाई के टर्म में फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बच्चों बात करें तो द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन आल्सो बी स्टेटेड इन द टर्म ऑफ एक्स वाई कंपोनेंट, उसको एक्स वाई टर्म कंपोनेंट में भी स्टेट किया जा सकता है कि F1 द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एज F1x, पहली x की फोर्स, दूसरी x की फोर्स, तीसरी x की फोर्स अप टू सोन nx इज इक्वल टू ज़ीरो, तो सम ऑफ Fx इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद जो वाई टर्म होगी बच्चों वो भी इसी तरह ही ज़ीरो होगी, जैसे x की बात करके आए हैं। इसी तरह F1y + F2y + F3y + अप टू सोन + F1y, उसके y कंपोनेंट भी फोर्सेस क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। थर्ड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैन आल्सो बी स्टेटेड, इसको ऐसे भी स्टेट किया जा सकता है कि द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेज अलोंग वाई एक्सिस एंड वाई एक्सिस शुड बी ज़ीरो। जैसा कि बच्चों आप डायग्राम ए में देख लो, एक वॉल है, वॉल के ऊपर एक तस्वीर टंगी हुई है, ठीक है। वो जो तस्वीर है वो जो है वो इक्विलिब्रियम हालत में है, ठीक है, क्योंकि वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट फोर्स की हैं, तमाम के तमाम फोर्स जो इस पेंटिंग पर लग रही है वो ज़ीरो है। इसी तरह कोई टेबल है, टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, वो भी ज़ीरो है। अब एग्जांपल शो दैट द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन वॉल ए एंड अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल बी आर एट द रेस्ट एंड सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद है पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी, अगर कोई पैराट्रूपर है, ठीक है, किसी ने पैराशूट बांधा है और वो नीचे आ रहा है, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी क्योंकि वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके ऊपर तमाम के तमाम फोर्सेस ज़ीरो होंगे। इस तरह बाद इसके बाद बच्चों सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर उसकी बात करें, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी ज़ीरो, के सम ऑफ ऑल द टॉर्क एट एनी पॉइंट मस्ट बी ज़ीरो। टॉर्क क्या है बच्चों, कोई पिवट पॉइंट है, उसके ऊपर कोई रॉड पड़ा है, ठीक है, बेसिक पॉइंट पोजीशन हो के ऊपर, ठीक है। F2 अगर ऊपर को गई है तो F1 नीचे को, और अगर F2 नीचे को गई है तो F1 ऊपर को गई है। इट्स मीन दैट कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपस में क्या हुए, बराबर हुए। तो द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो, हमने ऑलरेडी बात कर ली है। कंसीडर कर लेते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के, दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं, ठीक है, ऑफ अ बॉडी अलोंग द सेम लाइन, के वो किसी बॉडी के ऊपर सेम लाइन के ऊपर अलोंग कर रही हैं। सो द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में हो एज इट इज़ सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को भी सेटिस्फाई करी है। जैसे मैं अभी आपको बता के हटाऊँ कि अगर F1 ऊपर को लग रही है F2 नीचे को, और अगर F2 ऊपर को लगी है तो F1 नीचे को, ठीक है। तो द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो, के उसका रिजल्ट ज़ीरो होगा। इफ़ टू इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी के सही दैट द लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, कि अगर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेज किसी बॉडी के ऊपर लग रही हैं, उनकी लाइन ऑफ एक्शन स्ट्रेट लाइन में नहीं है, दैन अंडर द एक्शन ऑफ दीज फोर्सेज, के उन फोर्सेज के एक्शन के अंडर अ कपल इज प्रोड्यूस, जो कपल प्रोड्यूस होगा बॉडी को रोटेट कर देगा अबाउट इट्स ज़ीरो पोजीशन, जैसे मैं अभी आपको बता के हटा था। सो द बॉडी इज़ नॉट इन द इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी।
although the first condition is being satisfied, लेकिन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। therefore a body to be completely in equilibrium, के बॉडी को completely equilibrium के लिए सेकंड कंडीशन भी रिक्वायर्ड है, दैट इज़ जो है known at torque we should be acting, so if the sum of all the torque acting on body is 0 then the body will be in the equilibrium, के अगर कोई बॉडी के ऊपर टॉर्क नहीं लग रहा और तो जो जितना भी टॉर्क है उसका सम है वो किसी बॉडी के ऊपर वो 0 है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में इट्स मीन दैट सम ऑफ टी इज इक्वल टू 0, दिस इज़ कॉल्ड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए बच्चों अब बॉडी इज इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगी इफ़ सेटिस्फाइंग बोथ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर वो दोनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। आ बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, उस वक्त कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कि जब सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सम ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ टी इज इक्वल टू 0। क्लियर है। इसके बाद जो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, तो उसका जो क्वेश्चन है वो बनता है कि हाउ स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी इम्प्रूव, कैसे इम्प्रूव की जा सकती है विद एन एग्जांपल। तो बच्चों यहाँ पर जो हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 और 20 किया था, ठीक है, उसको ज़रा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हाउ स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी इम्प्रूव, स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे इम्प्रूव किया जाता है बाय लोअरिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैम हाई चेयर बिकॉज ऑफ इट्स लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, के अगर लो आर्म चेयर है उसको स्टेबल करने के लिए हाई चेयर को भी लो आर्म में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो करेंगे, ठीक है। द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हेन वी आर टेकिंग स्टेबिलिटी, जब हम टेकिंग स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब बस कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल, कि अब बस है वो स्टेबल भी हो सकती है या अनस्टेबल भी हो सकती है अगर उसके ऊपर लोड डिपेंड करे। अगर हैवी लोड है उसके ऊपर है, ठीक है, बस के फ्लोर के ऊपर, तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो करेंगे। अगर बस को स्लाइडली डिस्टर्ब किया जाए तो टॉर्क उसको ओरिजिनल हालत में वापस ले आएगा। इसी तरह बस इक्विलिब्रियम हालत में वापस रहेगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो अगर उसकी छत के ऊपर लोड कर देंगे, ठीक है बच्चों, तो कभी भी वो स्टेबल नहीं होगा, ठीक है, वो अनस्टेबल हालत में रहेगा। उसको हल्का जो टिल्ट होगा वो भी उसको जो अपना जो है वो तबाह कर देगा या उसको उल्टा देगा। तो कपल है वो स्लाइडली टिल्ट करें बॉडी को, जैसे शिप्स वगैरह हैं, बोट वगैरह है, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सिस्टम को भी वाइडर बेस करके लो किया जाता है ताकि जो अनस्टेबिलिटी है वो दूर रहे। और बच्चों ये भी उसी क्वेश्चन का हिस्सा है कि डिफरेंट एग्जांपल की अगर बात की थी तो बच्चों हमने 3 एग्जांपल की बात की थी कि कोई टॉय है, ठीक है, जैसे कि ये मैन वाला टॉय है, ठीक है, इसके साथ बीम वाला जो हमने देखा था लास्ट टाइम बात की थी, ठीक है, कि बैलेंसिंग टॉयज़ की अगर बात करें तो द फिज़िक्स बिहाइंड दिस टाइप ऑफ टॉयज़, ये तीनों टॉयज़ की अगर बात करें आप बेसिकली इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम की हालत में है, ठीक है। टॉयज़ आर बेसिकली देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन बिलो द पिवट पॉइंट, उनका पिवट पॉइंट से नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इफ़ द टॉयज़ आर डिस्टर्ब, अगर उनको डिस्टर्ब किया भी जाए तो उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेस्ट करती है, वो अनस्टेबल होती हैं मूवमेंट के लिए, लेकिन अपनी असल हालत में वापस आ जाती हैं स्टेबल हालत में, ठीक है, बाय लोअरिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो करके, ठीक है। तो बच्चों ये जो है स्टेबल सिस्टम की एक एग्जांपल भी है, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का हमारा बच्चों कंप्लीट टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी नहीं होगी। अगर बच्चों इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। प्लस नीचे यूट्यूब चैनल पर आप मेरे साथ कमेंट पे अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करें ताकि मैं आपको उनका बर वक्त आंसर करूँ, ठीक है बच्चों। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर लो और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे साथ बने रहो। इंशाल्लाह बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।